साइक्लिक थ्योरी डिफाइन किया है कि सोरोकिन का सांस्कृतिक सिद्धांत, ये जो सोरोकिन ने सोशल चेंज की कल्चरल थ्योरी दी है, ये स्प्रेंगलर और पैरेटो ने जो साइक्लिक थ्योरी दी थी उसी में एक कल्चरल एस्पेक्ट को इंक्लूड करके सोरोकिन ने उस साइक्लिक थ्योरी को डिफाइन किया है। तो सोरोकिन ने क्या कहा है कि जो सोसाइटी है उसका जो चेंज है, जैसे कि पैरेटो ने कहा, स्प्रेंगलर ने कहा कि वो साइक्लिक फॉर्मेशन में होता है, एक सर्कल के रूप में होता है, तो सोरोकिन ने कहा कि साइक्लिक चेंजेस तो होता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि जैसे सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। कि सोशल चेंज जो है, सोसाइटी में चेंज जो है, वो उसकी संस्कृति पर ज्यादा निर्भर करता है और संस्कृति के उतार और चढ़ाव पर ही यह चेंज निर्भर है। और वो संस्कृति का उतार और चढ़ाव दो चीजों के बीच में होता है या संस्कृति की दो सीमाओं पर क्रियाशील होता है। एक है सेंसेशनल और एक होता है आइडियल। कि सेंसेशनल कि हमारी सेंसेस के थ्रू, कि हमारी सेंसेस जो फील करती हैं या फिर चेंजेस का एस्पेक्ट्स रखती हैं, कुछ चेंज करना चाहती हैं। और आइडियल एस्पेक्ट्स में क्या है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम किस विचारधारा का अनुसरण करना चाहते हैं, क्या आइडियोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग हमारी चेंज हो रही है, वो है आइडिनेशनल चेंज। तो सोरोकिन ने माना है कि ये दोनों जो बैरियर्स हैं, ये दोनों के दोनों कल्चरल बैरियर्स हैं, संस्कृति के पहलू हैं जो कि सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं या सोशल चेंज को सीमित करते हैं। इसी के साथ साथ सोरोकिन ने एक सबसे बड़ी बात कही है कि सोशल चेंज की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसीलिए सोरोकिन ने स्प्रेंगलर और पैरेटो की साइक्लिक थ्योरी को कल्चरल थ्योरी का नाम दिया है कि इसके उतार चढ़ाव वही उतार चढ़ाव है जो हम इसके सांस्कृतिक पहलुओं में जो बदलाव देखते हैं, चाहे इंद्रियानुभव बदलाव है कि हमारी इंद्रियां उन बदलावों को महसूस करती हैं, या विचारों के जरिए वो बदलाव है उनको महसूस किया जाता है, जिसने हमारे विचारों को भी परिवर्तित कर दिया है, वो सोशल चेंज होता है। और इन्हीं सोशल चेंजेस के कुछ मेन बेसिस आधार बताए हैं सोरोकिन ने। तो वो आधार क्या है? सबसे पहले कहा गया उतार और चढ़ाव ही सांस्कृतिक बदलाव है। कि जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं मतलब हमारा संगीत, धर्म, अब म्यूजिक को ही देखो, पुरानी फिल्मों का जो म्यूजिक होता था और अब जो म्यूजिक होता है, बदलाव है ना। कला में देखो, हाँ सुजाता कुछ कहना है बेटा आपको? कला में, धर्म में, साहित्य में, इन सारी चीजों में जो बदलाव दिखाई देता है वो उतार चढ़ाव की, कई बार डिक्रीज लोअर लेवल पे होता है, कई बार हायर लेवल पे होता है। और इस बदलाव की प्रकृतियों को भी, इस बदलाव की संस्कृति को भी सोरोकिन ने आगे डिफाइन किया है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति, इसको चेतनात्मक भावनात्मक ना कह के हम कह सकते हैं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भेद। और तीन तरह की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भेद माना है सोरोकिन ने। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में पहला चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था, फिर भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था, फिर है आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था। जो चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है ना, वो सारी की सारी हमारी भौतिक वस्तुओं से संबंधित होती है। जैसे हमारी चेतना कि हम क्या चाहते हैं, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, हमारी सेंसेस हमेशा सुख की डिमांड करती हैं, ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजों की लालसा हम रखते हैं। कि चेतना एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड, चेतना कि हम वर्तमान में रहते हुए वर्तमान में क्या चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम किस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो सारी है चेतनात्मक। जैसे कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहता है कि सारी सुख सुविधाएं जीवन की पूरी हो सके। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही है, वो चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था है। फिर आती है भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था। जब चेतना अपने सर्वोच्च शिखर पर जब पहुंच जाती है तो वो चेतना एक दूसरा पहलू या दूसरे मार्ग पे रूपांतरण हो जाती है, जिसको भावनात्मक कहते हैं। कि अब सिर्फ भौतिक सुखों की ही लालसा नहीं रखते हम, आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि रखते हैं,
अध्यात्म के सुख की प्राप्ति चाहते हैं, हम धर्म का अनुसरण करते हैं, परंपराओं प्रथाओं को मानते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, यंग एज में जिन चीजों का हम विरोध करते हैं कि पूजा पाठ धर्म ग्रंथों को पढ़ना इंटरेस्ट नहीं होता, कि हम ये सोचते हैं ये ओल्ड एज के लोग कैसे पढ़ते हैं इतनी बोरिंग चीजें, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम खुद अपने आप उन चीजों में इंटरेस्ट पनपने लगता है। वो क्या है, वो बदलाव ही है, सांस्कृतिक बदलाव की चेतना सांस्कृतिक व्यवस्था से हम भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था की तरफ पहुंच गए हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट है फिर आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था। आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था है चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था और भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था, इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप। जब हम भौतिक पदार्थों के प्रति हमारी लालसा को भी और उस भौतिकवादी लालसा को हम जब आध्यात्मिक विषयों के साथ समायोजित करके जिस बदलाव की अपेक्षा रखते हैं वो होता है आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था। कि जब कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाती है तो उस चरम अवस्था के बाद वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। जैसे भौतिकवाद है, चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद वो अध्यात्म का अनुसरण कर लेता है, तो वो अध्यात्म में समाहित हो जाता है। आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था इसी की बात कहती है कि दोनों का सम्मिलित या संतुलित स्वरूप जो होता है वो आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है। थर्ड चीज सोरोकिन ने सोशल चेंज की थ्योरी में कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का तीसरा आधार सांस्कृतिक व्यवस्था है। कि सामाजिक परिवर्तन पूरा का पूरा सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक व्यवस्था का मतलब है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, हमारे विज्ञान, धर्म, कानून, नैतिकता, राजनीति, कला, साहित्य, सामाजिक संबंध, हमारा जीवन का जीने का तरीका, इन सब चीजों में, इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन ही सांस्कृतिक व्यवस्था या सामाजिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित होती हैं। इन्हीं में परिवर्तन प्रदर्शित होता है और उसी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। फोर्थ वो चीज सोरोकिन ने कही है सीमाओं का सिद्धांत। कि कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी व्यवस्था जब होती है उसकी एक चरम सीमा होती है, कि एक निश्चित सीमा होती है विकास की भी। जैसे चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था है ना, चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था भौतिकवाद से संबंधित है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा की चीजें चाहते हैं, भौतिक चीजों की लालसा रखते हैं, लेकिन वो लालसा भी एक चरम सीमा पर पहुंचने के बाद दूसरे पथ की तरफ मुड़ जाती है, भावनात्मक संस्कृति की तरफ, अध्यात्म की तरफ। तो यही चीज सोरोकिन ने कही है कि कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी तरीका हो, उसका एक सर्वोच्च शिखर होता है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का मतलब है उसकी एक सीमा निर्धारित होती है, चाहे कोई अच्छी चीज है चाहे कोई बुरी चीज है, अगर वो चेंज हो रही है तो एक उसकी सीमा जरूर निर्धारित होती है। उस सीमा पर पहुंचने के बाद अच्छी चीज है वो बुरी पहलू में ढल जाती है, बुरी चीज है वो अच्छे पहलू में ढल जाती है। और इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू बेस्टेड ने कहा है, जैसे कि पियानो पे हम सॉफ्टली उंगली से प्रेस कर रहे हैं उसकी कीज को, तो एक साउंड आती है, फिर हम उसको बड़ा स्ट्रोंगली करते हैं, तो एक लिमिट है उसकी भी कि हम कितनी जोर से साउंड निकाल सकते हैं। जितनी जोर से उंगली मारेंगे जोर जोर से साउंड आएगी, लेकिन एक निर्धारित सीमा है, उस सीमा से भी ज्यादा जोर से जब हम उंगली मारेंगे तो पियानो की वो कीज या वो टूट ही जाएंगी, साउंड नहीं आएगी। तो यही सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में होता है, किसी भी तरह की व्यवस्था है उसकी एक सीमा होती है विकास की या बदलाव की, उस सीमा पर पहुंचने के बाद वो दूसरा मार्ग निर्धारित कर लेती है। नेक्स्ट चीज सोरोकिन ने कही है कि सांस्कृतिक जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन एक सीक्वेंस में नहीं होता है, वो परिवर्तन सीक्वेंस में ना होके इर्रेगुलर होता है, नियमित ना होके अनियमित परिवर्तन होता है। कि जैसे पैरेटो ने कहा था, स्प्रेंगलर ने भी कहा था कि जो परिवर्तन है वो एक चेन में, पैरेटो ने कहा था ना, एक सीक्वेंस में चलता है,
लेकिन सोरोकिन कहता है कि सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन अनियमित है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कौन सी चीज पहले होती है कौन सी बाद में होती है। जैसे कि मुर्गी का एग्जाम्पल देके का है कि जमीन, कोई मुर्गी का बच्चा घूम रहा है तो वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी सर्कल में घूम रहा है, कभी उस ट्रायंगल शेप में घूम रहा है, कि कोई वो फिक्स सिचुएशंस नहीं है। उसको एक ओपन ग्राउंड में जब छोड़ा जाएगा किसी भी दिशा में आ जा रहा है। तो वही चीज सांस्कृतिक अवस्थाओं में होती है। कभी सांस्कृतिक अवस्थाओं में हमें उतार दिखाई देता है, कभी चढ़ाव दिखाई देता है। कभी ये सोचते हैं कि संस्कृति अपना मूल्य खो रही है, कभी सोचते हैं नहीं हमारी सभ्यता संस्कृति तो बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मूल्यवान। नेक्स्ट चीज सोरोकिन ने कही है कि परिवर्तन स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत है, कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है समाज का वो स्वाभाविक परिवर्तन है, ये अपने आप होता रहता है। क्योंकि संस्कृति जो होती है, संस्कृति हमारे अंदर निहित होती है, संस्कृति की प्रकृति ही अंतर्निहित प्रकृति होती है। और जो चीज हमारे अंदर लाई है, लेकिन हम जिसको ये नहीं है कि हम उसके प्रति इतने कॉन्शियस हैं कि उस चीज को ऐसे नोटिस करते हैं। जैसे कि हम अपने पहनावे को ले कि पहले जो लोग कपड़े पहनते थे या लड़कियां पहनती थी, अब काफी चेंजेस आ गए हैं। तो वो चेंजेस हमने कॉन्शियस रह के नहीं किए, धीरे धीरे वो अपने आप ही अपनी हमारी वर्क फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता गया और ये फॉर्मेशन आ गई आज तक। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है जो अपने आप होता रहता है, ये परिवर्तन। अब सोरोकिन के इसी सिद्धांत को डॉक्टर मुखर्जी ने ब्रीफ मतलब समराइज करके एक्सप्लेन किया है कि सोरोकिन, और इस समराइजेशन में सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं जो सोरोकिन ने बताए हैं। सबसे पहला, सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा ही नहीं होती, कि ये कहे ना कि उसका साइक्लिक मूवमेंट होगा, नहीं, उसके उतार चढ़ाव की, फ्लेक्सिबिलिटी की कोई एक फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होती है। नेक्स्ट कहा है मुखर्जी ने, संस्कृति खुद अपने आप में ही एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था दूसरे सब लक्षणों से संगठित होकर बनती है। जैसे उसमें भौतिक लक्षण भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं, स्वाभाविक परिवर्तन का भी लक्षण होता है, सारे की सारी चीजें उसमें निहित होती है। नेक्स्ट कहा है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में दो सबसे मेन सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं, चेतनात्मक और भावनात्मक। वही सारी चीजों को समराइज किया है। चेतनात्मक क्या है, भौतिक लालसा, और भावनात्मक क्या है, आध्यात्मिक लालसा। सीमाओं का सिद्धांत, हाँ, जब चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है तो वहां उसकी सीमा होती है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती, फिर वो भावनात्मक अध्यात्म की तरफ मुड़ जाती है। और जब इन दोनों का समाहित स्वरूप होता है तो एक आदर्शात्मक अवस्था निकल कर आती है। नेक्स्ट है कि आदर्शात्मक व्यवस्था से गुजरती हुई एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। जैसे भौतिक जो चेतनात्मक सांस्कृतिक अवस्था थी वो भावनात्मक बन जाती है, भावनात्मक जो थी वो चेतनात्मक बन जाती है। नेक्स्ट मुखर्जी ने सोरोकिन को डिफाइन किया है कि इसीलिए सोरोकिन के इस सांस्कृतिक सिद्धांत को स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन स्वतः ही आंतरिक या स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में चलते रहते हैं। तो ये था सोरोकिन का सांस्कृतिक सिद्धांत, सोसाइटी के चेंज का सांस्कृतिक सिद्धांत। कि सोरोकिन ने ये कहा कि चक्रीय सिद्धांत पैरेटो ने कहा, लेकिन कोई सीक्वेंस होती ही नहीं इसके परिवर्तन की, क्योंकि सोरोकिन के अनुसार जो भी परिवर्तन होते हैं ना सोसाइटी में, वो सोसाइटी के सांस्कृतिक पहलुओं में परिवर्तन होते हैं। जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, धर्म, पहनावा, विज्ञान, सारी चीजें उसने संस्कृति में इंक्लूड की है कि ये सारी की सारी संस्कृति के पहलू हैं। और इन पहलुओं में जब परिवर्तन होता है तभी समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन सोरोकिन के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो सोरोकिन के इस सोरोकिन के सिद्धांत को क्रिटिसाइज करने की सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि सोरोकिन ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में पाश्चात्य सभ्यता की समालोचना करके इस सिद्धांत को एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था और ये कहा था कि पैरेटो की तरह ये एक भ्रांति कारक सिद्धांत नहीं है। बेटा जस्ट 1 मिनट।
कि पैरेटो ने सिद्धांत को भ्रांति परक की है, जो साइक्लिक थ्योरी जो उसकी थी, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कहां से कौन से चेंजेस डिराइव किए गए हैं, किन सांस्कृतिक पहलुओं को ऐतिहासिकता के आधार पर डिफाइन कर रहा है या वो सिर्फ भौतिकता के आधार पर डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट सोरोकिन को क्रिटिसाइज किया गया था इसकी दोनों सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को लेके, चेतनात्मक और भावनात्मक, कि जो चेतनात्मक प्रकृति है वो होती है सुखवादी प्रकृति, कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं की लालसा रखना, ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम की, और जिनके पास भौतिक वस्तुओं की लालसा ज्यादा होती है वो कभी भी भावनात्मक संस्कृति का अनुसरण नहीं करते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते। नेक्स्ट सोरोकिन ने कहा था कि ये स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत है, लेकिन अगर स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत है तो फिर इसको चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चेतनात्मक तो भौतिक होती है और भौतिक जो चीजें होती हैं वो स्वाभाविक नहीं होती। भौतिक वस्तुओं का जैसे निर्माण, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण, जैसे फोन है, ये भी हमारा एक भौतिक पदार्थ है, बड़ा सोच समझ के इन्वेंशन के थ्रू किया गया, स्वाभाविक निर्माण नहीं हुआ है इसका। तो किसी भी भौतिक पदार्थ का स्वाभाविक निर्माण नहीं होता। इसी तरह से अगर भावात्मक पहलू होता है, भावात्मक पहलू चेतना में इंक्लूड नहीं हो सकता और ना ही वो एक आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करता है। और लास्ट सोरोकिन को क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है कि सोरोकिन ने कि ये भविष्यवाणी की एक स्वाभाविक परिवर्तन है, स्वतः जो सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन है वही सामाजिक परिवर्तन है, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अंशतः भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को पूर्णतः वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। सामाजिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जो परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे सोरोकिन के कल्चरल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पे हमारी साइक्लिक थ्योरी के तीनों राइटर्स की थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरी आती है लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, रेखीय सिद्धांत, लीनियर थ्योरी। और लीनियर थ्योरी दी थी बहुत 4-5 थिंकर्स ने दी थी, कांटे ने, मार्क्स ने, वेबलिन ने, स्पेंसर ने और होबाउस ने। स्पेंसर ने जो सबसे पहले स्पेंसर ने डार्विन से लेके एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी ना, इन्होंने रेखीय सिद्धांत का उसमें वर्णन किया था कि एवोल्यूशनरी थ्योरी में एक वर्ड उन्होंने डिराइव किया था कि जो सोशल चेंज होता है वो एक लाइन या सर्कल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है, एक रेखीय सिद्धांत के अनुसार होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे काम्टे का रेखीय सिद्धांत। तो काम्टे ने क्या कहा था कि किसी भी मनुष्य के बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है। ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ भी लिया जाता है कि काम्टे ने बौद्धिक विकास की किन 3 अवस्थाओं या सत्रों का वर्णन किया। पहली थी धार्मिक सत्र, फिर आता है तात्विक या गुणवाची सत्र, और लास्ट है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक सत्र। जो फर्स्ट है ना धार्मिक सत्र, थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज क्या होती है? जब धर्म का अनुसरण करते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं, हम काल्पनिक सत्र में विश्वास करते हैं कि आत्मा परमात्मा ये सारा काल्पनिक है, किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ हमने अपने कल्पनाएं भी हो सकती है जिन्होंने सबसे पहले इनका वर्णन किया है। क्या भगवान को किसी ने देखा है? आत्मा परमात्मा की वो सारी अवस्थाएं, वो सारी दिशाएं जिनका कल्पना के आधार पर निर्माण है। फिर है तात्विक। तात्विक में आता है जो प्रत्यक्ष तथ्यों या तर्क पर विद्यमान है, जो चीजें जिनका गुणवाची सत्र हो सकता है कि वो विद्यमान है, प्रत्यक्ष रूप से हम उनको तर्क वितर्क कर सकते हैं लेकिन माप तोल नहीं सकते, गुणात्मक होती है। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक सत्र, जो है या नहीं है इसका कॉन्सेप्ट ही लाई नहीं करता, वो बिल्कुल वैज्ञानिक लेवल पे या साइंटिफिक तरीकों से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैथ की कैलकुलेशंस है, एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाए, अगर वो कोई भी फिगर ले लिया जाए वो चेंज नहीं होंगे, 2 2 4 ही होता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। इसी को डिफाइन किया है। जैसे धार्मिक सत्र में सारी क्या है, जड़ और चेतन पदार्थों का अलौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान आत्मा परमात्मा से संबंधित,
तात्विक और गुणवाची सत्र में क्या आता है, सारा का सारा तात्विक और गुणवाची सत्र में आएगा, सारा का सारा गुणों से संबंधित, कि किसी भी चीज की वो अवधारणाएं जिन अवधारणाओं का अनुसरण हम कर सकते हैं कि हाँ वो विद्यमान हो सकती हैं, लेकिन उन विद्यमान का सत्र भी तर्क वितर्क के माध्यम से प्रूव करने की जरूरत है, संशोधित करने की जरूरत है। लेकिन प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक में सारी की सारी अलौकिक शक्तियों का आधार खत्म हो जाता है, सारे उन तथ्यों पर निर्भर है काम्टे की विचारधारा जो तर्क, अवलोकन, कारण, परिणाम से परिभाषित की जा सकती है। तो काम्टे का ये रेखीय सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य का सारा विकास या सोसाइटी का सारा चेंज इन तीन अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है। सबसे पहली अवधारणा अध्यात्म की अवधारणा मानी जाती है, जिसको धार्मिक, फिर उसको तार्किक अवधारणा और फिर वैज्ञानिक अवधारणा। इन तीन अवधारणाओं का ही एक सामान्यीकृत स्वरूप ही सोशल चेंज। नेक्स्ट रेखीय सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने साम्यवादी या मार्क्सवादी अवधारणा दी थी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि सारा का सारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो आर्थिक उत्पादन या प्रौद्योगिकी पर निर्भर होता है, कि आर्थिक जो पहलू है, आर्थिक जो संरचना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक संरचना पर ही सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक संरचना निर्भर होती है, कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक घर की नींव की तरह होती है, और उस पर जो फिर घर का ढांचा बना होता है उस ढांचे को सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक ढांचा कहते हैं। कि नींव होती है आर्थिक संरचना और अधिरचना में उसके ऊपर जिस चीज का निर्माण किया जाता है वो है सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक। तो क्या मतलब है, सारे के सारे पहलू किससे संबंधित है, आर्थिक संरचना से संबंधित है। अगर आर्थिक संरचना ठीक नहीं है तो ये सारे पहलुओं का कोई मूल्य नहीं है, ये निरर्थक है। और इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि समाज का संबंध उस समाज की उत्पादन शक्तियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, कि उत्पादन के तरीके क्या हैं उस समाज के। उत्पादन के तरीकों का मतलब है उस समाज को रोजगार उन्मुख है वो समाज, पूंजीवादी समाज है या श्रमिक वर्गों का समाज है, उस समाज के लोग अपनी जीविका अर्जन के लिए क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है उस समाज में, पूंजीपतियों का है या श्रमिकों का नियंत्रण है। और उत्पादन का नियंत्रण जिनके हाथ में होगा, समाज की संरचना भी उसी के अनुरूप होगी। जैसे मार्क्स ने सबसे पहले क्या कहा है कि उत्पादन के तरीके बहुत ही सरल थे प्रारंभ में मतलब आदिम काल में, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो क्या था, कोई किसी के ऊपर आधिपत्य नहीं रखता था, सभी आजाद थे, जिसको जितनी जरूरत थी उतना उत्पादित करने का। संपत्ति का वितरण भी सामूहिक आधार पर होता था, जैसे कबीलों में होता था, सबकी साझी होती थी संपत्ति। लेकिन जब दूसरी स्टेज आई, जब मनुष्यों ने कृषि करना, पशु पालना शुरू कर दिया, तो सामूहिक संपत्ति से व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ। और जब व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ तो आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति में असमान वितरण की अवधारणा आ गई। अब किसी के पास ज्यादा थी संपत्ति, किसी के पास कम थी, तो आर्थिक संरचना का निर्माण हो गया। और फिर अब थर्ड जो स्टेज आई सामंतवादी या पूंजीवादी अवधारणा की, उस पूंजीवादी अवधारणा में सारा उत्पादन का काम तो श्रमिक करते हैं, लेकिन उस अर्थव्यवस्था पे या आर्थिक संरचना पे नियंत्रण रहता है पूंजीपतियों का, और पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। और इसीलिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की, नेक्स्ट सिद्धांत में वर्ग संघर्ष भी आएगा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी कि दो वर्ग निर्मित हो जाते हैं सामंतवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, एक अमीरों का, एक गरीबों का। और इस सिद्धांत की आलोचना भी इसी वजह से की जाती है कि मार्क्स ने अपने रेखीय सिद्धांत में सिर्फ अर्थव्यवस्था या आर्थिक मुद्दों को, आर्थिक संरचना को, आर्थिक कारणों को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि सामाजिक संरचना या सामाजिक परिवर्तन का कोई इतना वर्णन नहीं किया है। और इन ही आर्थिक क्रियाओं पे ज्यादा निर्भर होने की वजह से मार्क्स ने एक अवधारणा दी थी कि उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का आधिपत्य होना चाहिए। उसको देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि किसी फैक्ट्री में कुछ भी
कपड़ा उत्पादित किया जाता है, तो श्रमिक उस कपड़े को बनाते हैं। फैक्ट्री एक व्यक्ति की है, वो मालिक है उस फैक्ट्री का। अब वो कपड़ा बनाया गया है 50 रुपए, उस पर पूरी लागत आई है 50 रुपए। उस 50 रुपए की लागत आई है, उसमें से श्रमिकों को वेतन भी दे दिया उसने, लेकिन वो कपड़ा जब मार्केट में आके वो बेचता है तो वो 500 रुपए में बेचा जाता है, और श्रमिकों को उसकी लागत सिर्फ 20-20 रुपए दी गई या 50-50 रुपए दी गई, तो 500 रुपए में वो बेचा गया है। तो मार्क्स कहता है कि जो ये बेनिफिट है 450 रुपए का मालिक को, ये बेनिफिट को उसे श्रमिकों के बीच बांट देना चाहिए, कि उत्पादन के साधनों को सबके साथ समान रूप से वितरित कर देना चाहिए, तभी आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स की इस अवधारणा या रेखीय सिद्धांत की आलोचना भी इसी पॉइंट से होती है कि सिर्फ आर्थिक संरचना को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं। और मार्क्स ने माना है कि सारे के सारे सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारकों पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट रेखीय सिद्धांत आता है वेबलिन का परिवर्तन सिद्धांत। तो वेबलिन का परिवर्तन सिद्धांत क्या है कि सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या कार्ल मार्क्स ने दी थी ना, कि पूंजीपति औद्योगिक दशाओं में अप्रत्यक्ष एक कारण के रूप में परिभाषित जिस तरह किया था, वेबलिन ने उसी को प्रौद्योगिक निश्चयवादी कहकर पुकारा है। कि प्रौद्योगिक निश्चयवादी क्या है कि समाज में जितना भी परिवर्तन देखने को मिलता है उसका एकमात्र कारण ये प्रौद्योगिकी, मतलब आज जो टेक्नोलॉजी है वो समाज में परिवर्तन का एकमात्र कारण है। और इस परिवर्तन को, प्रौद्योगिक परिवर्तन को वेबलिन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है स्थिर विशेषताएं और एक है परिवर्तनशील विशेषताएं। स्थिर विशेषताएं क्या होती हैं कि हमारी कुछ आदतें होती हैं ना जो हम नहीं छोड़ना चाहें तब भी नहीं छूटती हैं, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हमारे अंदर इनहेरेंट या जो चीजें, जो प्रेरणाएं, जो मूल्य, वैल्यू जो निहित है, समाविष्ट हैं, जिनमें बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। चाहे हम छोटे थे तब भी थी कुछ हैबिट्स, बड़े होने के बाद, अडल्ट होने के बाद, वो जिनमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। और दूसरी है परिवर्तनशील विशेषताएं, जैसे टाइम के अनुसार आदतें बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, जिस व्यक्ति को हम पहले गलत मानते थे उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, ये हैं परिवर्तनशील विशेषताएं। तो वेबलिन ने इन्हीं दोनों विशेषताओं को परिभाषित किया है प्रौद्योगिक माहौल में। और वेबलिन ने क्या कहा है कि भौतिक वातावरण के अनुकूल ही हम अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं, कि मनुष्य हमेशा वैसा ही कार्य करता है, वैसा ही बनता है जैसा वो सोचता रहता है, कि हमारी जो सोच है वो हमें कुछ बनाने में सबसे बड़ा योगदान अदा करती है। और इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन में भी उद्योग धंधे जो हैं, औद्योगिकरण है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि औद्योगिकरण के जरिए आधुनिक युग में सभ्यता के विकास में भौतिकवाद का योगदान सबसे ज्यादा हो गया है। नई नई सामाजिक संस्थाओं का जन्म हो रहा है, समाज की आदतें बदल रही हैं, समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है, उसकी विचारधारा परिवर्तित हो रही है। और इसी परिवर्तन के बल पे सामाजिक परिवर्तन में बदलाव देखने को मिलता है, कि उसकी आदतों परिवर्तनों में बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। और मैकाइवर और पेज ने भी वेबलिन की इसी अवधारणा को प्रौद्योगिक निश्चयवादी माना है, कि वेबनर का ये जो था प्रौद्योगिक निश्चयवादी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि आज अगर हम पर्यावरण के मुद्दे को भी सोचे तो पर्यावरण को भी हम मशीनीकरण या प्रौद्योगिकी की सहायता से सुलझाने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण में भी भौतिक पर्यावरण पहलू निहित हो गया है, कि पर्यावरण के भी दो हो गए, एक भौतिक पर्यावरण, एक है भौतिक पर्यावरण। दो चीजों में हम डिफाइन करते हैं ना, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत उस सारी मशीनरी को इंक्लूड कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या हानिकारक नहीं है। और अभौतिक पर्यावरण बिल्कुल हम नेचर की लैब में जाके, गोद में जाके जिन चीजों को महसूस करते हैं। लेकिन वेबलिन के इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, और वो किन पॉइंट्स के बेसिस पे की गई है कि मनुष्य की जो आदतें, वेबलिन ने कहा है ना, कुछ स्थिर होती है, कुछ परिवर्तनशील होती है, लेकिन ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है।
स्थिर वाली परिवर्तनशील भी हो सकती है और अपरिवर्तनशील वाली कुछ आदतें स्थिर भी बन सकती हैं। और इसी तरह से भौतिक पर्यावरण ही एकमात्र सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, ऐसा निरर्थक है कि भौतिकवादी युग या प्रौद्योगिकी को इतनी आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि प्रौद्योगिकी को ही पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए अटल माना जा सके। अब मार्क्स और वेबलिन दोनों ने प्रौद्योगिकी का वर्णन किया था। मार्क्स ने भी कहा ना आर्थिक संरचना महत्वपूर्ण है, वो आर्थिक संरचना पूंजीवाद या औद्योगिकरण के लिए ही है, और वेबलिन ने भी प्रौद्योगिकी को बताया है महत्वपूर्ण। लेकिन इन दोनों में अंतर है, क्योंकि मार्क्स ने जिस विधि से इसको स्थापित किया है उसमें उसने पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को डिफाइन किया है, और अगर समाज में बदलाव की जरूरत है तो उसने वर्ग विहीन समाज की स्थापना का वर्णन किया है। लेकिन वेबलिन क्या मानता है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो प्रभाव हैं, वो विकासवादी आधार है, कि समाज के विकास के आधार। फिर सेकंड, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना है सामाजिक परिवर्तन में, कि वर्ग संघर्ष समाज में हमेशा रहता है, जबकि वेबलिन ने ऐसे किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी, उद्योग धंधों को एक अप्रत्यक्ष कारक के रूप में डिफाइन किया है। उसने प्रत्यक्ष कारक माना है आर्थिक संरचना या वर्ग संघर्ष या अमीर गरीब दो वर्ग है उनको, लेकिन वेबलिन ने प्रौद्योगिकी को, उद्योग धंधों को प्रत्यक्ष कारक माना है। नेक्स्ट, वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को माना है आदतों में परिवर्तन, है ना, स्थायी आदतें और परिवर्तनशील आदतें। लेकिन मार्क्स ने, क्योंकि ये जो आदतें होती है ना, ये साइकोलॉजिकल मैटर होता है, लेकिन वेबर ने ऐसे किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया, ऐसे किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया। नेक्स्ट, वेबलिन और मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को वर्णित करते हुए जिस सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है, उनमें इन दोनों का निष्कर्ष अलग अलग निकलता है। कि मार्क्स तो मानता है कि औद्योगिकरण की वजह से वर्ग संघर्ष होता है, उस वर्ग संघर्ष को खत्म करने की जरूरत है, वर्ग विहीन समाज स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन वेबलिन वर्ग संघर्ष मानता ही नहीं, वो तो मानता है कि प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक विकासशील पहलू। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि रेखीय सिद्धांत कंप्लीट हो गया है, तो चक्रीय और रेखीय सिद्धांत में अंतर, कि चक्रीय सिद्धांत क्या था, रेखीय सिद्धांत क्या था। तो चक्रीय और रेखीय सिद्धांत में अंतर भी बहुत ही इजी है। चक्रीय सिद्धांत क्या बात करता है कि चक्कर की तरह एक बार वो स्लाइड नीचे जाती है फिर वो ऊपर जाती है, ऐसे चक्रीय सिद्धांत में जो उतार चढ़ाव है वो निरंतर एक सीक्वेंस में, जबकि रेखीय सिद्धांत क्या कहता है, एक निश्चित दिशा में होता है, एक प्रवृत्ति है जो एक निश्चित फ्लो में चल रही है, ना कि उतार चढ़ाव की प्रक्रिया में। अगर विकास हो रहा है तो विकास ही अग्रसर है, पतन नहीं होगा साथ साथ। फिर चक्रीय सिद्धांत के कर्म स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि कभी उतार है कभी चढ़ाव है, लेकिन रेखीय सिद्धांत की दिशा पूर्णतः स्पष्ट होती है, उसमें अपूर्णता का पहलू नहीं होता। नेक्स्ट है, चक्रीय सिद्धांत किसी विशेष परिवर्तन को निश्चित अवधि या गति का अनुमान नहीं लगा सकते, जबकि रेखीय सिद्धांत में गति का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस गति से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। चक्रीय सिद्धांत में उतार चढ़ाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि रेखीय सिद्धांत में विकास के प्रभाव को। रेखीय सिद्धांत में ज्यादातर सैद्धांतिकरण पर बल दिया जाता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत में ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जो प्रमाण मिलते हैं उन पर ज्यादा बल दिया जाता है। चक्रीय सिद्धांत में मनुष्य की इच्छा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, रेखीय सिद्धांत में मनुष्य की इच्छा को महत्व दिया गया है। जैसे वेबलिन ने कहा है ना, मनुष्य की आदतें, मार्क्स ने कहा है दो वर्ग होते हैं, एक अमीर एक गरीब, तो श्रमिक वर्ग के उत्थान की जरूरत है, तो मनुष्यों को महत्व दिया है। चक्रीय सिद्धांत में इस तरह से कोई रिलेटेड कारण भी नहीं दर्शाया जाता कि क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन रेखीय सिद्धांत में प्रत्येक परिवर्तन का विशेष कारण भी बतलाया जाता है। और लास्ट है, रेखीय सिद्धांत में परिवर्तन का कर्म कभी समाज पर समान रूप से लागू होता है, कि रेखीय जो सिद्धांत है वो सारे समाजों पर समान रूप से होते हैं। हर समाज में व्यक्तियों की दो तरह की आदतें होती है, वेबलिन ने जैसी बताई है। उसी तरह से प्रौद्योगिकी, उद्योग धंधों का प्रभाव भी भौतिक है, भौतिक पड़ता है।
उसी तरह से मार्क्स ने कहा है वर्ग, वो वर्ग संघर्ष पहले भी था, अब भी है, अमीर और गरीब का। लेकिन चक्रीय सिद्धांत इस तरह के किसी भी स्वरूप की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारे सोशल चेंज के दो सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। चक्रीय सिद्धांत जो 3 थिंकर्स ने दिया था, और रेखीय सिद्धांत जो 2 थिंकर्स ने दिया था। चक्रीय सिद्धांत स्प्रेंगल, पैरेटो और सोरोकिन, जिसने उस चक्रीय को सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया है, और रेखीय सिद्धांत मार्क्स का और वेबलिन का। अगर इसमें इन दोनों सिद्धांत में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, और इसको बैठ के थोड़े जब तक रीड नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा बेटा। ये